आप सुन रहे हैं कहानी द किंग्स लव, रणविजय का महल। गीता जी और खुशी रूम में बैठे थे। गीता जी के हाथ में एक एल्बम थी और वो बड़े प्यार से एक छोटी बच्ची की तस्वीर पर हाथ फेर रही थी। ये बच्ची कौन है बड़ी मासा? खुशी उस छोटी बच्ची की तस्वीर देख गीता जी से पूछने लगी। गीता जी ने अपनी आंखों में आई नमी को साफ किया और मुस्कुराते होठों के साथ बोली, इसका नाम पायल राजावत है और तुम्हारी भाभी सा भी। खुशी हैरानी से गीता जी की ओर देखने लगी और बोली, भाभी सा और हमारी कैसे बड़ी मासा? हमने तो इन्हें पहले कभी कहीं नहीं देखा और ये हमारी भाभी सा कैसे हुई? गीता जी ने बड़े प्यार से नन्ही पायल की तस्वीर पर हाथ फेरा और बोली, रणविजय के बाबा सा और पायल के बाबा सा स्कूल से ही पक्के दोस्त थे। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि कोई किताब लिखने बैठे तो दुनिया के सारे पन्ने और पेन ही कम पड़ जाए। जब रणविजय पैदा हुआ तो पायल के बाबा साहेब ने कहा था कि जब उनकी कोई बेटी होगी तो वो दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे, लेकिन भगवान ने उनकी झोली खुशियों से भरने में काफ़ी देर की। कई जगह माथा टेका तब जाकर नन्ही सी पायल की कलकारियाँ उनके घर में गूंजी। पायल के आने से उनका परिवार पूरा हो गया था और कैलाश जी पायल के पिता ने अपनी बात पर अमल करते हुए अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दी। रणविजय और पायल की शादी दादा साहेब के कहने पर बचपन में ही करवा दी गई। उस वक्त रणविजय 6 साल का था और पायल नन्ही सी गुड़िया बस 6 महीने की थी। छोटा सा लाल जोड़ा पहने बड़ी सी थाली में खिलखिलाते हुए शादी हुई। क्या सच्ची? मुझे तो पता ही नहीं था रणविजय भाई साहब की शादी हो चुकी है। खुशी एक्साइटेड हो बोली, तो अब भाभी साहब हमारे घर कब पधारेंगी बड़ी मासा? मैं तो उन्हें देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। गीता जी के चेहरे की मुस्कान कहीं खो सी गई और एक दर्दनाक मंजर उनकी आंखों के सामने जबरदस्ती तैर गया। कभी नहीं, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मुश्किल से कहते हुए गीता जी की रुलाई फूट पड़ी। खुशी का खुशी से दमकता चेहरा मुरझा गया। गीता जी को इस तरह रोता देख उन्होंने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू छलक पड़े थे। वहीं गेट पर खड़ी काली बर्फीली ठंडी आंखें गीता जी को इस तरह रोते देख भयानक हो उठी। उसकी आंखों को गीता जी का इस तरह रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एक नज़र उस नीली आंखों वाली छोटी सी लड़की की तस्वीर पर मारी और वहां से चला गया। अभिषेक अपने मेंशन पहुंच चौपर से नीचे उतरा। उसकी हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। पूरा शरीर अंदर से किसी भट्टी की तरह तप रहा था। अभिषेक ने श्रेया का हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए अपने कमरे में ले गया। उसकी हरकत पर श्रेया हैरान थी। कमरे में आते ही अभिषेक ने श्रेया को बेड पर धकेल दिया और किसी भूखे भेड़िए की तरह उस पर झपट पड़ा। तभी एक छोटी सी काली चीज अभिषेक के कान के पास से निकली और उस रूम में उड़ने लगी। कुछ ही देर बाद दोनों के कपड़े बेड के इधर उधर बिखरे पड़े थे और श्रेया की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। ये पूरा मंजर कोई रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ देर बाद वो उड़ती चीज कमरे से बाहर निकल गई और उड़ते हुए ही पूरे महल का मुआयना करने लगी। तभी उसकी नज़र एक कमरे के आगे पहरा देते गार्ड्स पर पड़ी। उसने और भी कमरों की ओर नज़र मारी, लेकिन सिवाय उस कमरे के कहीं कोई पहरा नहीं था। उस काली चीज़ की नज़रें उस कमरे के गेट पर ही टिक गई। वो उस गेट के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन वहाँ किसी चींटी तक का जाना मुमकिन नहीं था। यह देख वो वहीं दीवार से चिपक गई। थोड़ी ही देर हुई थी कि एक औरत हाथ में खाने की ट्रॉली लिए आई। गार्ड्स ने उसे चेक कर अंदर भेज दिया और मौके का फायदा उठा वो काली उड़ती हुई वस्तु भी अंदर दाखिल हो गई। उसका आकार मात्र एक मधुमक्खी की तरह था। वो ट्रॉली पर बैठे बैठे ही पूरे जगह का मुआयना कर रही थी। तभी एक भारी लोहे का मोटा गेट खोला गया और वो औरत अंदर चली गई। सामने बैठी वो नीली आंखों वाली लड़की पायल थी। पायल राजावत, जिसके जिंदा होने की खबर या तो सरकार जानती थी या कुछ एक गिने चुने लोग, जिनमें से सबसे ज्यादा माफियाज के लोग शामिल थे। रणविजय स्टडी रूम में आया तो सामने रघु प्रोजेक्टर पर नजरें गड़ाए बैठा था। रणविजय के आते ही उसने फट से रणविजय को सर झुकाकर ग्रीट किया और बोला, बॉस, उस लड़की का पता चल चुका है। वो इस वक्त जैसलमेर की अभिषेक के मेंशन में कैद है। आपके ऑर्डर के मुताबिक हम कल ही उसे। वो आगे कुछ बोलता, रणविजय ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया, जिससे रघु उसी वक्त चुप हो गया। रणविजय ने अपनी काली सर्द आंखें प्रोजेक्टर की ओर की, जहां उसकी नज़र काले फर्श पर पड़ी। रिमोट दो और जाओ यहाँ से, रणविजय ने अपनी उसी सर्द आवाज़ में कहा। इस पर रघु उसे रिमोट पकड़ाते हुए वहाँ से चला गया। रणविजय सामने लगे सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाते हुए रौब से बैठ गया।
उसका ऑरा किसी राजा से कम नहीं था। आखिर पूरे राजस्थान पर उसका राज चलता था। फिर राज और जात दोनों ही रौबदार थी। रणविजय ने रिमोट का यूज करते हुए अभिषेक के घर में उड़ रही उस काली रोबोट फ्लाई को कंट्रोल करने लगा। रणविजय ने जैसे ही उस फ्लाई का मुंह ऊपर की ओर उठाया तो सामने जंजीरों से जकड़ी एक नाजुक सी लड़की आंखें बंद किए हुए लेटी थी। रणविजय की सर्द आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी बर्फ सी आंखों में कोई इमोशन मौजूद नहीं था। एक तरह से कहे तो कोरे कागज की भांति उसकी आंखें थी। उधर उस औरत ने खाने की प्लेट ली और उस लड़की के पास बैठ बोली, तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ पायल। पायल ने अपनी बेजान नीली आंखें खोली और उस औरत को देख बेड़ियों की खनखनाहट के साथ सीधी बैठ गई। रणविजय बिना किसी भाव के साथ पायल को देख रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि आखिर वो क्यों उस लड़की को देखे जा रहा है। उस औरत ने पायल को खाना खिलाने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स में से सामान निकाला और पायल के कपड़े निकालने लगी, जिसे देख रणविजय ने फट से प्रोजेक्टर बंद कर दिया और अपना सर पीछे सोफे पर टिका लिया। उसकी काली आंखें एक टक सीलिंग को घूरे जा रही थी। बार बार उसके जहन में अपनी माँ का रोता हुआ चेहरा आ रहा था, जिसे देख रणविजय की मुठियाँ जोरों से कस गई। अगली सुबह जैसलमेर, अभिषेक खुराना का मेंशन। आज वहाँ का हुलिया बिल्कुल ही अलग था। हवा में 4 चौपर उस मेंशन के चारों तरफ उड़ रहे थे। वहीं नीचे रणविजय के गार्ड्स का कब्जा हो चुका था। अभिषेक के गार्ड्स जो बाहर मेंशन की निगरानी के तौर पर खड़े थे, वो बुरी मौत मारे जा चुके थे। वहीं मेंशन के अंदर अभी तक कोई दाखिल नहीं हो पाया था, क्योंकि अभिषेक का मेंशन हाई टेक्नोलॉजी से भरा था। पूरा का पूरा मेंशन लॉक हो चुका था। एक मामूली चींटी तक अंदर नहीं जा सकती थी। वहीं अंदर अभिषेक गुस्से से पागल हो रहा था। उसने टीवी पर जोर से फ्लावर वास दे मारा, जहां कुछ देर पहले उसकी और श्रेया की अश्लील तस्वीरें सुर्खियों में थी। अभिषेक एक नामी बिजनेसमैन था। झूठी ही सही, उसकी पूरे देश में बहुत इज्जत थी, लेकिन आज इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी थी। कोने में खड़ी श्रेया सदमे में जा चुकी थी। उसका पूरा करियर खत्म हो चुका था। अभिषेक के साथ उसका स्कैंडल सुर्खियों में था। वहीं अभिषेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रातों रात क्या से क्या हो गया। उसके सालों से बनी बनाई इज्जत एक ही झटके में मिट्टी में मिल चुकी थी। पूरा देश उस पर थू थू कर रहा था। तभी उसके खास आदमी दौड़ते हुए उसके पास आया और बोला, बॉस, रणविजय उस लड़की को ले जाने आया है, अब क्या करें? वो बहुत खतरनाक है, उसने हमारे सारे गार्ड्स को मार दिया है। अभिषेक गुस्से से रणविजय का नाम लेते हुए चीख पड़ा। आखिर वो खुद को समझता क्या है? इतने सालों से उस लड़की को हर किसी से बचाता फिर रहा हूँ और आज ये उसे लेने आया है। हरगिज नहीं, मैं अपनी इतने सालों की मेहनत पर पानी नहीं फिरने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हम करें क्या? वो पूरे मेंशन को घेर कर खड़ा है। अगर दरवाज़ा खोले तो वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। अभिषेक अंदर ही अंदर कांप गया। उसके हाथों की मुठियाँ बनाते हुए कुछ सोचा। वहीं मेंशन के बाहर रणविजय अपनी श्रृंगार का कस भरता हुआ पूरे रौब के साथ अपनी रोल्स रॉय की बोनट से टिक कर खड़ा था। तभी करण उसके पास आया और बोला, बॉस, उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, उड़ा दो। रणविजय ने बस 2 शब्द कहे और एक के बाद एक बूम बूम की आवाज़ों के साथ अभिषेक के हाई टेक दरवाजों के चितड़े उड़ गए। रणविजय ने अपने कदम मेंशन के अंदर बढ़ा दिए। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा पसरा था और एक कोने में सभी नौकर थर थर कांप रहे थे। रणविजय ने अपनी पैनी नजर चारों तरफ घुमाई। उसके गार्ड्स चारों तरफ फैल चुके थे। करण सीधा बेसमेंट की एरिया में गया तो वहाँ जंजीरों से जकड़ी लड़की को बेहोशी की हालत में पाया। उसके हाथ कांप गए और आंखें आंसुओं से भर गई। वो आगे बढ़ा और कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद उसने जल्दी से उन जंजीरों को तोड़कर उस लड़की को आज़ाद करवाया और उसे अपनी बाहों में उठा बाहर ले आया। बॉस, ये मिल गई, करण ने खुद की आवाज़ को काबू में करते हुए कहा। रणविजय ने गहरी नज़र पहले करण फिर उस लड़की पर डाली और प्रकश आवाज़ में बोला, ये वो नहीं है। करण हैरान हुआ। उसने गौर से उस लड़की के चेहरे को देखा तो हैरान हो गया, क्योंकि बेसमेंट में हल्का अंधेरा था। ऊपर से उस लड़की की त्वचा भी गहरी काली थी, जिससे वो साफ पहचान ही नहीं पाया। लेकिन जब रोशनी में उसने गौर से उस लड़की को देखा तो वो श्रेया थी। करण ने एक ही झटके में उसे बेदर्दी से नीचे फेंक दिया। उसकी गुस्से से नसें फूल गई।
रणविजय ने उसकी इस हरकत पर उसे एक नज़र देखा, फिर अपनी हाथ में पहनी घड़ी को ऑन किया। ब्लैक स्क्रीन पर एक लाल डॉट शो हो रहा था जो धीरे धीरे उसकी पोजीशन से दूर जा रहा था। रणविजय की आंखें कठोर हो गई। उसने फौरन अपने कदम बाहर बढ़ा लिए। सबने उसे फॉलो किया। कुछ ही देर बाद रणविजय की गाड़ियों का काफिला तेजी से एक दिशा में बढ़ रहा था और उनकी कुछ दूरी पर अभिषेक की एक बड़ी सी वैन में पायल को डाले रेगिस्तान के बीचों बीच आगे बढ़ा जा रहा था। लेकिन जल्द ही उसकी नज़र पीछे से आती गाड़ियों पर पड़ गई। उसने फौरन अपने आदमी को गाड़ी तेज करने को कहा। वो किसी भी हाल में पायल को रणविजय के हाथ नहीं लगने दे सकता था। अगर ऐसा हुआ तो उसके हाथ से 7,000 करोड़ रेगिस्तान की मिट्टी की तरफ फिसल जाएंगे। महज कुछ ही पलों में अभिषेक की वो बड़ी सी वैन घेर ली गई। अभिषेक पसीने से भीग गया। हालांकि वो पूरी तैयारी के साथ था क्योंकि इन कुछ ही पलों में उसने अपने आदमियों को बाहर से बुलवा लिया था। इस वक्त वो खाली रेगिस्तान किसी जंग के मैदान में तब्दील हो चुका था। एक तरफ अभिषेक के आदमी, दूसरी तरफ रणविजय की फौज, और अगले ही पल देखते ही देखते वहां घमासान युद्ध शुरू हो गया। अंदर वैन में बेहोश पड़ी पायल इस भयंकर शोर से होश में आई और मुश्किल से उड़ते हुए जंजीरों के शोर के साथ उठकर बैठ गई। उसकी हालत बेहद खराब थी। घुटनों तक आते उसके उलझे बाल, काली गहरी रंगत और बेहद पतला, कमजोर और जख्मों से भरा उसका शरीर। इतने दर्द के बावजूद भी उसकी आंखें रेगिस्तान की तरह सूखी हुई थी। उसने खुद को संभालते हुए छेद में से आती रोशनी से बाहर की तरफ देखा तो बाहर खुला नीला आसमान और खून से रंगी जमीन दिखी। उसकी नीली आंखें ज्यादा देर रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो आंखें कसकर बंद करते हुए पीछे हो गई। इतने सालों से उसने कभी रोशनी की हल्की झलक भी नहीं देखी थी, जिससे उसकी खूबसूरत आंखें इस चीज़ की आदी नहीं हो पाई। अभिषेक अपनी हार सामने देख सब कुछ छोड़कर वहां से भाग गया। उसके सारे लोग मौत के मुंह में जा चुके थे। इस जंग में रणविजय ने अपनी कई साथी खोए, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। करण भी जख्मी था, जिसे रघु जल्दी से वहां से ले गया। वहीं रणविजय ने अपनी राइफल को कंधे पर टिकाते हुए अपने कदम वैन की ओर बढ़ा लिए। वो वैन के पीछे की तरफ आया तो उसका दरवाज़ा खुला था। उसकी नज़रें इस बार फिर पैनी हो गई। उसने आसपास नज़र दौड़ाई तो कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी आकृति घुटनों के बल बैठी हाँफती हुई दिखी। रणविजय ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसके पास आ गया। पायल ने अपने सामने काले लेदर के जूते देखे तो हल्का सा सर उठा। सामने देखा तो एक नौजवान शख्स खड़ा था। रणविजय ने अपनी भावहीन खूबसूरत काली निगाहें पायल के छोटे से काले चेहरे पर टिका ली। पायल ने अपनी जंजीरों की खनखनाहट के साथ मुश्किल से उठने की कोशिश की, लेकिन वो वापस गिर पड़ी। वो बार बार कोशिश कर रही थी और हर बार नाकाम हो रही थी। रणविजय की नजरें उस पर ही टिकी थी। ना जाने क्यों वो उसे लगातार देखा जा रहा था। आज पहली बार उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सामने बैठी वो कमजोर और बदसूरत लड़की उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। उसने कभी किसी लड़की पर गौर नहीं किया था, लेकिन आज ना जाने क्यों वो इस छोटी लड़की को घूरे जा रहा था। कई कोशिशों के बाद आखिर पायल अपने पैरों पर खड़ी हो ही गई। पायल ने बस एक मर्तबा ही रणविजय को देखा और उसके बाद उसने उसे देखना जरूरी नहीं समझा। वो अपने छोटे छोटे कदम बढ़ते हुए रणविजय के पास से निकल गई। रणविजय ने उसे मुड़कर देखा और अपनी बंदूक उस पर तान दी। ढाई 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 की आवाज के साथ 4 गोलियां बंदूक से निकली और पायल निढाल सी तपती रेत पर गिर पड़ी। पायल जंजीरों से आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन कमजोरी के कारण वो बेहोश हो गई। तभी एक चॉपर जमीन पर लैंड हुआ और गार्ड्स ने रणविजय के लिए दरवाज़ा खोला। आगे कहानी पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।